गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नोडल एनालिसिस पे आज लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए आज हम जो केस लेंगे नोडल एनालिसिस पे वो सुपर नोड का है। ये सुपर नोड होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए आपके कभी भी दो वोल्टेजेस के बीच में, दो नोड वोल्टेजेस के बीच में आपको ईएमएफ मिल जाए लेकिन साथ में रेजिस्टेंस ना मिले तो वो केस आपका सुपर नोड का होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले सुपर नोड कौन सा होता है, इस तरह से दो नोड वोल्टेजेस हों और बीच में ईएमएफ हो, रेजिस्टेंस ना हो, तो वो केस आपका सुपर नोड का हो गया। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका सुपर नोड का केस कौन सा है। अब चलिए सुपर नोड के केस को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपना रूटीन वर्क कीजिए, नोडल इक्वेशंस बनाइए जैसे भी आपको बनाना आती हैं। तो बीच में उसमें डिफरेंट क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए नोड 1 पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी V1 -60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस V1 -0 डिवाइडेड बाय 20 प्लस यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली I। यहाँ जो आपकी साइड है यहाँ पे आपको नोड इक्वेशन नहीं बना सकते, वोल्टेज की टर्म्स में यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नोडल इक्वेशन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अगर तो क्या लिखेंगे V1 -V2 -15 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यहाँ पे R तो कोई गिवन नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। तो ये आपकी क्या बन जाएगी इस साइड की करंट I इन्फिनिटी। तो एक बात मेरे से यकीन मानते हुए चलें, यहाँ पे करंट इन्फिनिटी नहीं फ्लो कर रही, यहाँ इन्फिनिटी के अलावा कुछ करंट पर्टिकुलर फ्लो कर रही है। वो क्या फ्लो कर रही है वो हम थोड़ी देर में निकालेंगे, बट इन्फिनिटी नहीं फ्लो कर रही। तो रूटीन इक्वेशन बनाऊंगा, अगर नोडल इक्वेशन जैसे बनाते हैं वैसे बनाएं तो इन्फिनिटी की गड़बड़ हो जाएगी, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो देखिए उसके अलावा हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली आई लिख देंगे और थोड़ी देर में जानिए इस आई का करेंगे क्या। चलिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। याद आएगा आपका V1 ब्रैकेट के अंदर 5 1 डिवाइड बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 20 और आ जाएगा आपका -12 प्लस I इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो बन जाएगी आपकी कुछ इस तरह से ये इक्वेशन। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन 1। तो सुपर नोड में क्या डिफरेंट होता है, आपको यहाँ पे बस एक आई लेना होता है और इस आई का करना क्या थोड़ी देर में देखते हैं। तो अब चलिए सिमिलरली नोड 2 पे इक्वेशन बनाइए। वो किस तरह से बन जाएगी आपकी V2 -0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक आउटगोइंग करंट है 15 और एक इनकमिंग करंट है, उसे कैसे लिख देंगे -I इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी नोड 2 की इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 0.2 V2 -I इक्वल टू -15। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम योर सेकेंड नोड। ये आपकी रूटीन इक्वेशंस आ गई। आपने डिफरेंट क्या किया, दो नोडल इक्वेशंस बनाई, बस एक आई लेते हुए नोडल इक्वेशंस बना ली। अभी तक हमने हमारे रूटीन वर्क से इतना सही काम डिफरेंट किया है, सिर्फ एक आई कंसिडर किया है। तो अब देखिए इस आई की वजह से प्रॉब्लम क्या बनती है और हमें फर्दर करना क्या है नया। देखिए हमारे पास 3 अननोन है, V1 V2 और I, लेकिन इक्वेशंस 2 हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। तो अननोन 3 इक्वेशंस तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। हमें क्या चाहिए, इन 3 अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशंस भी 3 चाहिए, तभी यहाँ पे आप तीनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक और इक्वेशन लिखनी है ताकि हमारे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन एक बैलेंस बन जाए। तो थर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए। देखिए थर्ड इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। आप चाहे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लीजिए तो आपको आपकी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। और देयर इज़ अनदर वे विच आई प्रेफर थर्ड इक्वेशन लिखने का। तो चलिए उस अंदाज में थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, अदरवाइज यू हैव वन अदर वे, 1 + 2 कर दीजिए, आपको आपकी इक्वेशन थर्ड मिल जाएगी। तो एक काम करते हैं, और एक और तरीका है जो थर्ड इक्वेशन लिखने का जो मैं प्रेफर करता हूँ, उस तरह से लिखते हैं थर्ड इक्वेशन। आप एक काम कीजिए, आपका जो सुपर नोड वाला ब्रांच है उसे कंसीडर कीजिए, इसकी ईएमएफ की इक्वेशन लिखिए क्या बनेगी। देखिए ये बन जाएगी, V1 को मैं हायर पोटेंशियल कंसीडर कर रहा हूँ ईएमएफ की इक्वेशन लिखते हुए, इस ब्रांच की
तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, V1 माइनस 15 माइनस V2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया है, V1 को एक हायर पोटेंशियल कंसीडर किया है और V2 को अपोजिंग, और 15 तो था ही अपोजिंग, तो इसलिए माइनस, और ये भी माइनस क्योंकि इन दोनों को अपोजिंग कंसीडर किया है। V2 को अपोजिंग कंसीडर किया है और ये गिवन है ही अपोजिंग। तो ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन फ्रॉम योर सुपर नोड ब्रांच। बस आपको एक यही नया काम करना है, यहाँ पे सुपर नोड ब्रांच में थर्ड इक्वेशन बनानी है आपको इस तरह से EMF इक्वेशन की हेल्प से। अब आपके पास 3 इक्वेशंस और 3 अननोन हैं। अब आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा V1 का 0, V2 का -15 और I का 12 एम्पेयर। तो ठीक है, आपको आपके 3 इक्वेशंस और 3 अननोन मिल चुके हैं। तो चलिए अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, रीड एंड सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड करंट इन 15 वोल्ट ब्रांच। तो ये हम निकाल ही चुके हैं, I इक्वल टू 12 एम्पेयर। चलिए कल से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हम डिपेंडेंट सोर्सेज को कंसीडर करते हुए नेटवर्क सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये डिपेंडेंट सोर्स होते क्या हैं, ज़रा देख लीजिए। डिपेंडेंट सोर्स कोई आपका एनर्जी सोर्स हो सकता है जिसकी एनर्जी किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं, जिनका एनर्जी सोर्स किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो पैरामीटर कौन सा होता है, कल हम सर्किट्स में देखते रहेंगे। एक्सटर्नल पैरामीटर्स कौन से रहते हैं जिनके ऊपर हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस की एनर्जी खुद में डिपेंड करती है। तो एनर्जी सोर्स को हमारे रूटीन एनर्जी सोर्सेज से, वोल्टेज सोर्सेज से और करंट सोर्सेज से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डायमंड शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपके पास वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो किसी वोल्टेज पे डिपेंड करता हुआ हो। सिमिलरली आपके पास वोल्टेज सोर्स हो सकता है जो किसी करंट पे डिपेंड करता हुआ हो। और ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, अगेन ये हैं क्या, वोल्टेज सोर्सेज ही हैं, लेकिन एक्सटर्नली जिस पैरामीटर पे ये डिपेंड कर रहे हैं वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या कोई करंट हो सकती है। एंड इन सिमिलर टू दैट केस आपके पास डिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है, और डिपेंडेंट करंट सोर्स किसी एक्सटर्नल वोल्टेज पे डिपेंड होता हुआ हो तो उसे कह देंगे इस तरह से वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और सिमिलरली आपके पास कोई डिपेंडेंट करंट सोर्स हो और एक्सटर्नली वो करंट पे डिपेंड कर रहा हो तो उसे कह देंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्सेज होते क्या हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जिनका एनर्जी का स्रोत, एनर्जी किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करती हो। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम कल से देखेंगे।